गुड मॉर्निंग बच्चों। मैं संजीत एक बार पुनः स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल संजीत WWTC पे। बच्चों, आज के क्लास में हम लोग बात करने जा रहे हैं क्लास 10 की ज्योग्राफी बुक का चौथा चैप्टर, और जिसका नाम है कृषि। कृषि जिसके बारे में आप बचपन से अपने ग्रामीण क्षेत्रों में देखते आ रहे हो, और हो सकता है कि आपका परिवार इसमें शामिल भी हो। भारत एक कृषि प्रधान देश है और यहाँ के लोग जो है कृषि से जमीनी स्तर से जुड़े हुए हैं। तो आज का ये जो चैप्टर है वो कहीं ना कहीं आपके निजी जीवन से जुड़ा हुआ है, और उम्मीद करता हूँ कि यह चैप्टर आपको पढ़ने में बहुत ही आनंद आएगा। तो बच्चों, यदि आप हमारे चैनल से पहली बार जुड़े हो तो प्लीज आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, और यदि आप पहले से जुड़े हो तो प्लीज लाइक बटन को अवश्य दबाएं, और कुछ वीडियो को देखने के बाद एक उचित कमेंट करना ना भूलें। तो चलिए चैप्टर को शुरू करते हैं। और जैसा कि हम लोग देख रहे हैं कि हमारे स्क्रीन पे क्या दिख रहा है कि कृषि, यानी कृषि के बारे में हम लोग छोटी सी छोटी चीजों को समझने की कोशिश करेंगे, है ना। कि हमारा टॉपिक आज का क्या है, कृषि। कि कृषि क्या है। तो हम लोग शुरू से जान रहे हैं कि भारत जो है वो क्या है, एक कृषि प्रधान देश है, और यहाँ का टोटल पॉपुलेशन का 2/3 यानी 2/3 आज भी वो प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से किस पे जुड़ा है, वो कृषि पे डिपेंडेंट है। यानी भारत की जनसंख्या का 2/3 भाग जो है आज भी कृषि पर आधारित है, यानी कृषि पर निर्भर है। इसीलिए हम कहते हैं कि देश की जीडीपी में भी कृषि का एक महत्वपूर्ण योगदान रहा है। नेक्स्ट पॉइंट में आप लोग देख रहे होंगे कि भारत की कुल श्रम शक्ति का 55% लोग जो है वो कृषि में शामिल है। इसको आप सहज अंदाज में ऐसे समझ सकते हो कि 100 लोग यदि काम करने वाले हैं तो 100 में 55 लोग जो है वो कृषि कार्य में शामिल है। भले ही वो कोई अन्य और भी काम कर रहे हो, लेकिन कृषि पे डिपेंडेंसी जो है वो 55% है। मतलब कि 100 में से 55 व्यक्ति जो है वो कौन से काम कर रहे हैं, कृषि का काम कर रहे हैं। ठीक है। भारत में कुल 46% कृषि योग्य भूमि है। मतलब इंडिया का जो आप टोटल ज्योग्राफिकल एरिया देखते हो उसका 46% भाग ही हमारा कृषि योग्य भूमि है। बाकी जो है अन्य भागों पर अनेक चीजें हैं, जैसे मरुस्थल है, कहीं पे पर्वत है, कहीं पे पठार है, कहीं पे दलदल है, तो अन्य चीजें शामिल है। तो भारत के कुल जियोग्राफिकल एरिया का 46% जो है वो क्या है, कृषि योग्य भूमि है। और इकोनॉमिक्स के दृष्टिकोण से यदि हम समझे कृषि को तो कह सकते हैं कि कृषि जो है वो क्या है, एक प्राथमिक क्रिया है। जैसे आप ज्योग्राफी में पढ़े होंगे प्राथमिक क्रिया, द्वितीय क्रिया और तृतीय क्रिया। तो कृषि का संबंध कौन से सेक्टर से है, तो प्राइमरी सेक्टर से है। ठीक है। तो इस टॉपिक में हम लोगों ने अभी तक क्या क्या देखा कि भारत जो है वो एक कृषि प्रधान देश है। ठीक है। यहाँ की कुल जनसंख्या का 2/3 भाग जो है वो कृषि पे निर्भर है, और टोटल पॉपुलेशन का यानी टोटल श्रम शक्ति का 55% लोग जो है वो कृषि कार्य में शामिल है। मतलब 100 में से 55 लोग जो है वो कृषि कार्य में कर रहे हैं। और देश का जो टोटल ज्योग्राफिकल एरिया है उसका 46% भाग जो है वो कृषि योग्य है, यानी 46% भाग पे हम कृषि कर सकते हैं। और कृषि जो है वो कैसी क्रिया है, तो प्राथमिक क्रिया है। आइए अब हम लोग बुक के अकॉर्डिंगली ही चल रहे हैं और देखते हैं कि कृषि को कितने भागों में बांटा गया है। तो जैसा कि आप लोग तस्वीरों में भी देख पा रहे होंगे कि कृषि जो है वो उसको मेनली 3 भागों में बांटा गया। कृषि को मेनली कितने भागों में बांटा गया है, तो 3 पार्ट में इसको डिस्ट्रीब्यूट किया गया है कि कृषि को 3 भाग में हम लोग बांटते हैं। सबसे पहला क्या है, प्रारंभिक जीविका निर्वाह कृषि।
ठीक है, प्रारंभिक नाम से ही पता चल रहा है, जैसे आप लोग इतिहास में पढ़ते होंगे प्रारंभिक मानव, आरंभिक मानव, तो किस मानव की बात हो रही है? जो प्राचीन काल में रहा करते थे, है ना? तो यहाँ पर नाम है प्रारंभिक जीविका निर्वाह कृषि, मतलब प्राचीन जमाने में, है ना, जो कृषि करने का जो प्राचीनतम तरीका था, छोटे छोटे भूभागों पर प्राचीनतम औजारों के माध्यम से जो खेती की जाती थी, उसी को क्या कहा जाता था? जीविका, प्रारंभिक जीविका निर्वाह कृषि। इस प्रकार की कृषि का जो मुख्य उद्देश्य होता था कि वो अपने जीविका का निर्वाह करना, मतलब अपना जीवन यापन करना। आज के ज़माने में हम लोग क्या देखते हैं कि बहुत सारे फसल हो सकता है कि आपके अभिभावकगण भी उपजाते होंगे, बहुत सारी ऐसी चीज़ों की खेती करते होंगे जिसका वे प्रयोग स्वयं ना करते हैं, बल्कि उनका मूल उद्देश्य क्या है कि बाजार में जाकर उसको बेच देना और पैसे कमाना। तो लेकिन इस प्रारंभिक जीविका निर्वाह कृषि में ऐसा नहीं होता था। प्रारंभिक जीविका निर्वाह कृषि में सामान्यतः वैसी चीजों की ही खेती की जाती थी जिसकी हमें नितांत आवश्यकता होती थी, और हमारे पास आज के तरह कोई नवीनतम औजार भी नहीं हुआ करते थे, है ना? तो क्या क्या औजार हुआ करते थे? तो लकड़ी के हल, डाव डाव आप लोग गांव वगैरह में देखे होंगे कि इस प्रकार की एक आकृति होती है लकड़ी का बना हुआ, जिसको बैल के ऊपर, है ना, जैसे यहाँ पे जुआट लगाया हुआ है ना, तो यहाँ से ऐसे कनेक्ट कर दिया जाता था और वो जमीन को क्या कर देता था? समतल करने का काम करता था, ठीक है। खुदाई करने वाली छड़ी, यानी ये सारी चीजों का उपयोग करते थे। सिंचाई के लिए आज हम लोग भले ही मोटर पंप या अन्य साधन जैसे नहर वगैरह का उपयोग कर रहे हैं, डोभा का यूज कर रहे हैं, कुआं का यूज कर रहे हैं, डीप बोरिंग का यूज कर रहे हैं, लेकिन उस समय जो खेती होती थी, प्रारंभिक जीविका निर्वाह कृषि के तहत जो खेती होती थी, उसमें ये सिंचाई के साधन नहीं उपयोग किए जाते थे, क्योंकि इनके बारे में हम परिचित ही नहीं थे। खेती अवश्य करते थे, परंतु पूरी तरह से हम मॉनसून के ऊपर निर्भर रहा करते थे। जैसा कि आप लोग एक तस्वीर यहाँ पे लगी हुई है और यहाँ पे देख रहे हो कि एक किसान बंधु जो है वो बड़ा ही मेहनत करके बैलों के माध्यम से और हल बैल के माध्यम से खेत की जुताई कर रहा है। तो ये भी एक प्रकार की प्रारंभिक जीविका निर्वाह कृषि का उदाहरण आप समझ सकते हो। आइए अब नोट्स के अनुसार देखिए क्या लिखा हुआ है कि कृषि का वह प्राचीनतम तरीका जिसमें छोटे भूभाग पर कृषि औजारों के द्वारा परिवार के सदस्यों या समुदाय द्वारा कृषि किया जाता है, प्रारंभिक जीविका निर्वाह कृषि कहलाती है ना? और इसमें किन किन चीजों का उपयोग करते थे तो अभी हमने आप लोगों को समझा चुके हैं, है ना? तो ये नाम से ही आपको समझना होगा, यदि आप नाम को यदि समझ जाओगे तो चीजों को भी भली भांति समझ जाओगे। और मैं पहले ही बताया कि ये टॉपिक क्या है? कृषि है, और कृषि से आप जमीनी स्तर पे जुड़े हो, प्रत्यक्ष रूप से या अप्रत्यक्ष रूप से। हो सकते हैं कि आपके अभिभावक ही खुद किसान हो, तो आपको भी सौभाग्य मिला होगा कि इस धरती माँ पर कुछ फसल को उपजाने का या कुछ छोटी मोटे कार्य खेती से संबंधित करने का, या फिर आप अपने पड़ोसियों को ऐसा कार्य करते अवश्य देखे होंगे, है ना? अब दूसरा जो प्रकार है कृषि का वो है गहन जीविका निर्वाह कृषि या गहन जीविका कृषि। ये क्या है? गहन, गहन का मतलब क्या होता है? सघन, मतलब बहुत ज्यादा। जीविका कृषि, इस चीज को कहा मेनली आप ऐसे समझिए ना, मेरी बातों को ध्यान से सुनिए। नोट्स में भी मैं आपके लिए बहुत बेहतरीन नोट्स लेकर आया हूँ, और यदि किन्हीं को पीडीएफ चाहिए तो वो मेरे को व्हाट्सएप करेंगे, फ्री में पीडीएफ मैं दूंगा, जैसा कि मैं बार बार कहते आ रहा हूँ, है ना? तो देखिए गहन जीविका निर्वाह कृषि क्या है, इसको समझिए। मतलब वैसा भूभाग, वैसे क्षेत्र जहां पर कृषि योग्य भूमि कम है और जनसंख्या ज्यादा है। आप समझिए, खेत कम है और जनसंख्या ज्यादा है, मतलब ज्यादा लोग हैं और अनाज का उत्पादन क्या होगा? कम होगा। तो वैसे क्षेत्रों में जो खेती की जाती है उसे क्या कहेंगे? गहन जीविका निर्वाह कृषि कहेंगे। अभी आपको मैंने बतलाया कि खेत कम है, कृषि योग्य भूमि जो है वो कम है, और
जनसंख्या ज्यादा है, यानी कम भूभाग पर ज्यादा उत्पादन करना है। तो ज्यादा उत्पादन करने के लिए इसमें क्या करना पड़ेगा? रासायनिक खादों का उपयोग करना होगा, फर्टिलाइजर जिसको आप लोग कहते हो, कीटनाशक दवाओं का उपयोग किया जाएगा, सिंचाई के विभिन्न साधनों का उपयोग किया जाएगा, उन्नत किस्म के बीज का उपयोग किया जाएगा। मतलब यहाँ पे जो खेती होगी वो पहले वाली जो खेती थी उससे बिल्कुल अलग खेती होगी, क्योंकि यहाँ पर जो खेती की जा रही है, यहाँ जनसंख्या ज्यादा है और भूभाग जो है कृषि योग्य भूमि कम है। इस वजह से यहाँ पे व्यापक खेती की जाएगी और आधुनिक तकनीकों का प्रयोग भी यहाँ पे किया जाएगा, जबकि प्रारंभिक जीविका निर्वाह कृषि में ऐसी बातें नहीं थी। समझिए, जहाँ कृषि योग्य भूमि पर जनसंख्या का दबाव अधिक हो, मतलब वैसा क्षेत्र जहाँ पे जनसंख्या ज्यादा हो और कृषि योग्य भूमि कम है, तो उन क्षेत्रों में की जाने वाली कृषि को क्या कहेंगे? जीविका निर्वाह कृषि, है ना। इसमें उत्पादन को बढ़ाने के लिए रासायनिक खादों और सिंचाई के साधन का प्रयोग किया जाता है। साथ ही साथ आपको मैंने बताया ना कि उन्नत किस्म के बीजों का भी उपयोग किया जाता है। ठीक है, यहाँ पे आप तस्वीर जो देख रहे हो ये बहुत ही मनोरम दृश्य है। अभी आपके एरिया में भी हो सकता है कि धान के रोपने का सीजन चल रहा होगा और गांव में विशेष करके महिलाओं को आप ऐसा करते देखते होंगे कि जब महिलाएं जो है वो झुंड में खेतों में उतरती है और झूम कर गा कर वो पारंपरिक गीतों को गाते हुए खेतों में जो है एक एक करके धान के पौधों को बोती है ना। कितना वो मनोरम दृश्य होता है और कितना ही मनमोहक उनके वो गीत होते हैं। ठीक है, तो आइए इस ये सारी चीजें जो मैं यहाँ पे लगाया हूँ ताकि आप लोग जो है वो विषय वस्तु को एकदम गहराई से समझ सकिए और आनंद के साथ पढ़ाई को कर सकिए, है ना। लोग कहते हैं कि पढ़ाई जो है वो बोरिंग चीज है, लेकिन ऐसा एक्चुअली में नहीं है। अब देखते हैं हमारे पास जो तीसरा है कृषि का प्रकार, वो क्या है? वाणिज्यिक कृषि। वाणिज्यिक कृषि को यदि इंग्लिश में बोले तो कॉमर्शियल फार्मिंग। नाम से ही पता चल रहा, कॉमर्स से ये वर्ड डिराइव हुआ है। कॉमर्स का मतलब ये क्या होता है? वाणिज्य, व्यापार। मतलब वैसी कृषि जिसमें मुख्य उद्देश्य क्या है कि उसको लगाना, यानी फसल का उत्पादन करना और उसको बेचकर पैसा कमाना। तो इस प्रकार की कृषि को हम लोग क्या कहेंगे? वाणिज्यिक कृषि कहेंगे। मतलब अभी तक हम लोग चाहे प्रारंभिक की बात करें या गहन जीविका निर्वाह कृषि की बात करें, वहां का उद्देश्य क्या था कि खुद का जीवन निर्वाह करना या समुदाय का जीवन निर्वाह करना, यानी सभी का पेट भरना। लेकिन वाणिज्यिक कृषि का उद्देश्य क्या होता है कि यदि कोई व्यक्ति वाणिज्यिक कृषि कर रहा है तो वो ऐसे फसलों का भी उत्पादन कर सकता है जिसकी उसे नितांत आवश्यकता नहीं है। वो वैसे फसलों की भी खेती करेगा जिसको वह बेच कर क्या कर सकता है? मुनाफा कमा सकता है, यानी कि वो पैसा कमा सकता है। उसका उद्देश्य ये है उत्पादन करना और मार्केट में ले जाकर तुरंत उससे कैश प्राप्त करना। तो आइए नोट्स के अकॉर्डिंग, है ना, कृषि का वह प्रकार जिसमें उन्नत बीजों, रासायनिक उर्वरक, कीटनाशक का प्रयोग अधिकाधिक उत्पादन के लिए किया जाता है। अब आप समझ सकते हो कि यदि कोई भी व्यक्ति का उद्देश्य ही क्या है? मुनाफा कमाना, तो उसमें क्या है कि वो क्वालिटी पे नहीं फोकस करेगा, वो क्वांटिटी पे फोकस करेगा। उसका एकमात्र मोटो होगा, एकमात्र उद्देश्य होगा कि वो ज्यादा से ज्यादा प्रोडक्शन करे और ज्यादा से ज्यादा वो मुनाफा कमाए। और ज्यादा से ज्यादा प्रोडक्शन करने के लिए वो कृषि के जो भी आधुनिकतम तकनीक है, जो भी कृषि के वैज्ञानिक तकनीक है, उन सभी चीजों का वह ज्यादा से ज्यादा उपयोग करेगा। और उन तकनीकों में क्या आते हैं? तो उन्नत बीज आते हैं, रासायनिक उर्वरक आते हैं, कीटनाशक आते हैं, है ना। और
जो खेतों की जुताई की बात हो रही थी, जहां हल और बैल से हो रही थी, यहाँ पे जुताई करने का भी जो काम होगा वो ट्रैक्टर से होगा। ज्यादा से ज्यादा तकनीक का उपयोग किया जाएगा। तो इस प्रकार की कृषि को हम लोग क्या कहेंगे? वाणिज्यिक कृषि कहेंगे, है ना। इसी कृषि का एक दूसरा नाम है जिसके बारे में अभी हम लोग देखेंगे, रोपण कृषि। चलिए सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि रोपण कृषि क्या है। रोपण कृषि भी मैंने बताया ना कि रोपण कृषि जो है वह भी एक प्रकार का क्या है? वाणिज्यिक कृषि है। आप आसाम के क्षेत्रों में यदि कभी आप जाओगे या कर्नाटक के क्षेत्रों में जाओगे, तो आसाम के क्षेत्रों में आप बहुत विशाल भूभाग पे चाय बागान देखोगे, टी गार्डन देखोगे। तो जिनका वो टी गार्डन है, क्या वो सारा का सारा वहां से जो भी उत्पादन हो रहा है चाय का, तो वो तमाम चाय का उपयोग क्या वे लोग निजी जीवन में ही करते हैं? नहीं, उसका उद्देश्य क्या है कि वो ज्यादा से ज्यादा प्रोडक्शन करना और उस चाय को देश के विभिन्न भागों में बेचना, साथ ही साथ चाय का जो बेस्ट क्वालिटी है उसको वो विदेशों में भी एक्सपोर्ट करें। ठीक इसी प्रकार से यदि आप कर्नाटक वगैरह में जाते हो तो वहां पर भी आप देखोगे कि कॉफी का प्लांटेशन बहुत मात्रा में किया जाता है। तो क्या जो लोग कॉफी का प्लांटेशन कर रहे हैं, तो क्या वे सभी के सभी कॉफी अपने घरों में ही उपयोग करते हैं? नहीं। ठीक इसी प्रकार से आप पंजाब जाओ, हरियाणा जाओ, यूपी जाओ, बिहार के क्षेत्रों में जाओ, तो वहां पे गन्ना की खेती, गुजरात में आओ तो आप केला की खेती, है ना, या फिर आप मूंगफली की खेती, ये सारे बहुतायत मात्रा में किए जाते। छोटे मोटे भूभाग पे नहीं, बड़े से बड़े भूभाग पे किया जाता है। और एकल फसल बोया जाता है, एक ही फसल, मतलब जहां तक नजर जा रही है सिर्फ गन्ना है तो गन्ना ही लगा हुआ है, रबड़ है तो रबड़ ही लगा हुआ है, केला है तो सिर्फ केला ही लगा हुआ है, चाय है तो सिर्फ जहां तक आपकी नजरें जा रही है सिर्फ चाय ही चाय दिख रही है। तो ये एक प्रकार की कैसी कृषि कहलाएगी? रोपण कृषि कहलाएगी। यानी रोपण कृषि जो है वह भी एक प्रकार की वाणिज्यिक कृषि का ही पार्ट है। आप समझ चुके होंगे। आइए, रोपण कृषि वाणिज्य कृषि का एक प्रकार है, मैं समझा चुका हूँ। यह खेती विस्तृत भूभाग पे, मतलब छोटे मोटे भूखंड पे नहीं, बल्कि विशाल भूभाग पे एकल फसल मतलब एक ही फसल। जैसे जितने बड़ा भूभाग है, 5 एकड़ का भूमि है तो 5 एकड़ में सिर्फ एक ही कोई फसल लगेगा, है ना। आइए, लिख रहा है कृषि का यह प्रकार उद्योग और कृषि के बीच कड़ी का काम करती है। मतलब यहाँ पे जो फसल का प्रोडक्शन होता है वो कहीं ना कहीं इंडस्ट्री के लिए वो एक कच्चा माल उत्पादन करके देता है, मतलब कच्चा माल प्रोवाइड करता है। और ये कृषि और उद्योग के बीच में कड़ी का काम करता है, चेन का काम करता है। जैसे मैं उदाहरण के तौर पे बात करूं कि रोपण कृषि के तहत गन्ना की खेती की जाती है। यदि रोपण कृषि के तहत गन्ना का उत्पादन नहीं किया जाता है तो इसका सीधा असर चीनी उद्योग और गुड़ उद्योग पे पड़ेगा। ठीक इसी प्रकार से चाय की खेती यदि रोपण कृषि के अंतर्गत नहीं की जाती है तो इससे चाय उद्योग जो है वो बुरी तरह से क्या होगा? प्रभावित होगा। इसीलिए मैंने बतलाया आपको कि ये बहुत बड़े भूभाग पे खेती की जाती है और एकल फसल लगाकर की जाती है। और जाहिर सी बात है, अब बहुत बड़े भूभाग पे आपको लगाना है, एक ही फसल को लगाना है और बड़े बड़े भूखंडों पे लगाना है, 5 एकड़ 10 एकड़ भूमि पे एक एक साथ लगाना है। तो अब बताइए कि इतने बड़े भूभाग पे खेती करने के लिए अधिक से अधिक श्रम की आवश्यकता होगी ना, ज्यादा से ज्यादा मजदूर की आवश्यकता होगी। आप 10 एकड़ भूमि पे चाय बागान लगाए हो, तो जो चाय के जो न्यूली स्प्राउटेड लीव्स होंगे, जो नए नए पत्ते निकलेंगे, उसको तोड़ने के लिए मजदूर की आवश्यकता होगी। तो क्या कम मजदूर से वो काम चलेंगे? नहीं, ज्यादा से ज्यादा मजदूर, यानी वही तो मैं बतला रहा हूं कि इस प्रकार की खेती में अधिक से अधिक श्रम की आवश्यकता होती है। और ज्यादा से ज्यादा जब मजदूर काम करेंगे तो ज्यादा से ज्यादा
पूंजी की भी आवश्यकता होगी, है ना। वही चीज तो यहाँ पे लिखा हूं कि इसमें अधिक से अधिक पूंजी और अधिक से अधिक श्रम की आवश्यकता होती है ना। इसमें मेनली किन किन चीजों की खेती की जाती है बच्चों, तो चाय, कॉफी, रबड़, गन्ना, केला, ये सारे चीजें जो है वो रोपण कृषि के कुछ महत्वपूर्ण उदाहरण है। ठीक है, अब आपके सामने यहाँ पे दिख रहा होगा कर्तन और दहन प्रणाली, कि कर्तन और दहन प्रणाली क्या है। तो ये भी कृषि का ही एक प्राचीनतम तकनीक है बच्चों, और विशेषकर इस प्रकार की खेती जो है वो आदिवासी समुदायों के द्वारा पहले के जमाने में किए जाते थे। सामान्यतः इस प्रकार की खेती जो है वो अब नहीं किया जाता है, लेकिन ये टॉपिक बहुत ही इम्पोर्टेंट है आपके एग्जाम के व्यू से। कई बार एग्जाम में इस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि कर्तन और दहन प्रणाली कृषि से आप क्या समझते हो, यानी कृषि का कर्तन एवं दहन प्रणाली क्या है। इसके विभिन्न नामों के बारे में भी पूछा जाता है ऑब्जेक्टिव में, कि इसके कौन कौन से नाम है। कोई ऑप्शन दे देगा मैच करने के लिए, या फिर फिल इन द ब्लैंक्स करने के लिए, या फिर ऑब्जेक्टिव में। तो किसी भी तरह से आपसे इस टॉपिक से क्वेश्चन पूछा जा सकता है, इसलिए आपको इसको समझना होगा। देखिए यहाँ पे जो एक तस्वीर दिख रहा है, इसी के माध्यम से मैं समझाने की आपको कोशिश करता हूँ कि ये जो तस्वीर दिख रहा है, यहाँ पे क्या था कि सबसे पहले यहाँ पे पेड़ पौधे थे, लेकिन यहाँ पर समुदाय के द्वारा क्या किया गया, किसी आदिवासी समुदायों के द्वारा इस जमीन को साफ किया गया, मतलब पेड़ों को सबसे पहले काट दिया गया, और उसके डाली जो भी वगैरह लकड़ी थे उन सबों को यहाँ पे क्या कर दिया गया, जला दिया गया। जो राख बचा उस राख को भी वे लोग इसी मिट्टी में मिला दिए, छिड़क दिए। क्यों मिला दिए जाते हैं, क्योंकि राख में इनका मानना है कि पोटास पाया जाता है, जो मिट्टी की उर्वरता को क्या करता है, बढ़ा देता है। ठीक है, यानी सबसे पहले फॉरेस्ट को क्लियर ऑफ किया गया, क्लियर करने के बाद उसको आग लगाया गया। आग लगाने के बाद जो राख बचा उसको पूरे भूभाग पे, उस क्षेत्र में जो जमीन उसने साफ किया उसमें उसने राख को फैला दिया। फिर किसी नुकीली वस्तु से जमीन को खुरच देते हैं, जुताई नहीं करते। आपको यहाँ समझना होगा कि ये लोग हल का प्रयोग नहीं करते हैं, किसी नुकीली वस्तु से जमीन को खुरच दिए, और बीज को बोने के बजाय बीज को यूं ही ये लोग क्या करते हैं, छिड़क देते हैं। और जब एक बार फसल तैयार हो गया तो वे लोग फसल को काट कर फिर किसी दूसरे जगह पे के लिए पलायन कर जाते हैं। तो इसी वजह से इस कृषि को क्या कहा जाता है, झूम कृषि भी कहा जाता है। समझ गए। तो आई होप आपको ये चीजें समझ में आ गई होगी। कर्तन एवं दहन, नाम से भी सुनिए, कर्तन मतलब काटना, दहन, दहन तो आप लोग साइंस में भी पढ़े होंगे, दहन मतलब जला दिया, काटा, काटा, जलाया, बीज को छिड़का, प्रोडक्शन हुआ, फिर फसल को काटा और वहां से चल दिया। क्लियर, आइए समझते हैं। कह रहा है कि कर्तन एवं दहन प्रणाली कृषि का प्राचीनतम विधि है। मैं पहले ही समझाया कि अब ये नहीं होता है। इसमें सर्वप्रथम पौधों को जड़ों को काटकर जमीन को क्या किया जाता है, साफ किया जाता है। तत्पश्चात उसे जलाकर उसके राख को मिट्टी में नुकीली वस्तु से खुदाई करते समय क्या कर दिया जाता है, मिला दिया जाता है। मतलब पेड़ को काटा, जलाया, राख जो बचा उसको खुदाई करते समय मिट्टी में उसको मिला दिया। क्यों, क्योंकि रात में नहीं, राख में होगा, या मिस्टेक है। राख में पोटास पाया जाता है जो मिट्टी की उर्वरता को क्या करती है, बढ़ा देती है। मिट्टी की खुदाई करने के बाद उसमें बीज को बोने के बजाय, मैंने बताया कि इन लोग बीज को बोते नहीं है, बल्कि उसे क्या करते हैं, छिड़क देते हैं। एक बार फसल जब तैयार हो जाती है तो वे फसल को काटकर लोग जो है वो दूसरे स्थान पर चले जाते हैं। मतलब अभी जो आपके पिताजी खेती करते होंगे, जिस खेत पर इस साल खेती किए, अगले साल भी वो उसी खेत में खेती करेंगे, उसके अगले साल भी उसी खेत में खेती करेंगे। लेकिन ये लोग जो थे वो किसी भी खेत पे पार्टिकुलर खेती करते ही नहीं थे। खेत तो होता ही नहीं था, जंगल को काटा, उसको क्लियर किया,
और वहां खेती किया, अगला साल फिर वहां छोड़ के चला गया, अगले साल किसी और जगह पे, है ना, वही लिख रहा। एवं अगले नए वर्ष पर पुनः इसी विधि से वे लोग खेती करेंगे, इसी वजह से इसे झूम खेती भी कहा जाता है ना बच्चों। तो मेरे ख्याल से आपको ये टॉपिक भी बिल्कुल समझ में आ गया होगा कि झूम खेती क्या है या कर्तन और दहन प्रणाली क्या है। और मैं बार बार आपको रिपीट दिला दूं कि ये एग्जाम के व्यू से बहुत ही इम्पोर्टेंट है। आइए अब इसके कुछ नाम के बारे में जानते हैं। तो देखिए, असम, मेघालय, मिजोरम और नागालैंड में, असम, मेघालय, मिजोरम और नागालैंड में इस प्रकार की खेती को झूम खेती के नाम से जाना जाता है, जबकि मणिपुर में इसे पामलू के नाम से जाना जाता है। ठीक है। छत्तीसगढ़, अंडमान निकोबार द्वीप समूह में इसे क्या कहते हैं, दीपा, नाम याद रख सकते हो, दीपा, है ना। मध्य प्रदेश में इसे बेबर और दहिया के नाम से जानते हैं। ब्राजील यानी विदेशों में भी इस प्रकार की खेती होती है, ब्राजील में इसे रोका और वियतनाम में इस प्रकार की खेती को रे के नाम से जानते हैं। तो यहाँ पर कुछ उदाहरण मैं दिया हूँ, उसके कुछ नामों को आप लोग इन नामों को विशेषकर याद रखोगे ऑब्जेक्टिव के लिए, कई बार एग्जाम में पूछे गए हैं, इसलिए आपको मैं बार बार रिमाइंड करा दूं कि ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, इसलिए आपको इसको ध्यान में रखना ही रखना है कि कम से कम इतने नामों को अवश्य दिमाग में बिठाकर रखना है। आइए अब हम लोग फसल के विभिन्न प्रकार के को देखते हैं कि फसल के कौन कौन से प्रकार है। ठीक है। तो फसल के प्रकार के हम लोग यदि बात करें तो मौसम के आधार पे फसल को 3 भागों में बांटा गया है। सबसे पहला क्या है, खरीफ फसल। खरीफ फसल आप समझ सकते हो, अभी जिस समय की मैं अभी वीडियो बना रहा हूँ, जिस समय अभी आप वीडियो देखोगे, ये इस टाइम में जो फसल लगाया जाता है वो सभी के सभी क्या है, खरीफ फसल। समझ गए ना। अभी या 1 महीना पहले की मैं बात करूं, एक्चुअली में अभी वर्षा ऋतु है ही, इसीलिए मैं बात कर रहा हूं कि वह फसल जो जून जुलाई में बोई जाती है, मतलब जब वर्षा ऋतु के प्रारंभ में जिस फसल को बोया जाता है और सितंबर अक्टूबर में जिसको काट लिया जाता है, मतलब जब बरसात ऋतु शुरू हुआ और हम लोग जिसको रोपे और ठंडा आते आते जिसको हम लोग काट लिए, उसको हम लोग क्या कहेंगे, खरीफ फसल कहेंगे। ठीक है। जैसे उदाहरण के तौर पे क्या होगा, धान होगा, मक्का होगा, ज्वार होगा, बाजरा होगा, कपास, जूट, मूंगफली। अभी आप ही देखो ना अपने गांव में क्षेत्रों, ग्रामीण क्षेत्रों में देखिए धान की खेती दम भर लगाया जा रहा है। आप झारखंड से बिलोंग करते हो तो धान क्या है, खरीफ फसल है। साथ ही साथ आपके गांव देहात में आप लोग देखते होंगे कि मकई का, जिसको आप लोग जोंड्रा वगैरह खोरटा में कहते हो, उसको भी टांड वगैरह में लगा रहे होंगे। तो वो मकई भी क्या हो गया, मकई, मक्का, जोंड्रा जिसको कहते हो, है ना, वो भी एक प्रकार का क्या है, वो खरीफ फसल है। यहाँ पे मैं एक ट्रिक लिखा हूँ और इस ट्रिक से भी आप बहुत सारे नामों को क्या कर सकते हो, याद करके रख सकते हो। जैसा कि मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ कि नाम यहाँ देखो लिखा हुआ, महर के गधे ने दिल से बाजा बजाया। इस ट्रिक को याद रखोगे कि महर के गधे ने दिल से बाजा बजाया। ये महर का गधा क्या है भाई, कि जो जिसने दिल से बाजा बजाया, कोई महर का गधा नहीं है और उसने दिल से कोई बाजा नहीं बजाया। ये मैं आपके लिए एक ट्रिक लाया हूँ। देखो म से क्या हो जाएगा बच्चों, मक्का, ये म से क्या हो जाएगा, मक्का, और हर से हो जाएगा अरहर, हर से क्या हो जाएगा, अरहर, और ग से बच्चों को याद रखना है गन्ना, ग से क्या याद रखना है, गन्ना, और धे से याद रखना है धान। ठीक है, फिर से मैं रिपीट करता हूँ, म से क्या होगा, मक्का, हर से याद रखना है आपको अरहर, ग से याद रखना है गन्ना, और धे से याद रखना है धान, दिल से याद रखना है तिल, दिल से क्या याद रखना है, तिल, तिल समझते हो ना। हाँ, ब से आपका हो जाएगा बाजरा, ब से क्या हो जाएगा, बाजरा, ब से क्या हो याद रखना है, बाजरा,
और ज से याद रखना है ज्वार, जो रेगिस्तानी क्षेत्रों में बलुई मिट्टी में उपजाया जाता है। ये दोनों, बाजरा भी और ज्वार भी। तो मेरे ख्याल से आपको ये खरीफ फसलों के काफी नाम को याद रखने में अब काफी सुविधा होगी, और मेरे ख्याल से ये काफी फायदेमंद आपके लिए होने वाली है। ठीक है, अब हम लोग बात करने जा रहे हैं रबी फसल के बारे में। तो रबी फसल किसको कहते हैं? जिसको अक्टूबर नवंबर में जिन फसलों को लगाया जाता है और मार्च अप्रैल आते आते जिसको हम लोग काट लेते हैं ना, वही यहाँ पे लिखा हो कि वह फसल जो अक्टूबर नवंबर में बोई जाती है और मार्च अप्रैल में क्या करते हैं, काट लेते हैं, उसको हम लोग रबी फसल कहते हैं। जैसे गेहूं, चना, मटर, जौ, सरसों, राई आदि, है ना। तो इस प्रकार के फसल को हम लोग क्या कहेंगे, रबी फसल। रबी मतलब ठंडा शुरू होते होते जिसको रोपे और पुनः गर्मी आते आने के पहले ही हम लोग उसको जिसको निपटा लिए, उसको क्या कहेंगे, रबी फसल। जैसे गेहूं वगैरह लगाते होंगे, चना होता होगा, आप लोग समझो ना कि चना का जो पौधा मार्केट में भी मिलता है तो कब मिलता है, ठंडा के समय में ही आता है ना। मटर छेमी कब आता है, ठंडा के समय में ही आता है। ठीक है, कम से कम इतना तो नाम याद रख सकते हो। गेहूं का खेत देखते होंगे, ठंडा के दिन में ही आप लोग मार्केट में खेतों में देखते होंगे। बाजार में जो बुटझंगरी जिसको गांव देहात में कहते हो, वो कब मिलता है, ठंडा के दिन में मिलता है। मटर छेमी मम्मी कब लाती होगी मार्केट से, या पापा कब लाते होंगे, ठंडा का दिन में, है ना। तो ये सभी के सभी जो है वो क्या है, रबी फसल। ठीक इसको भी याद रखने के लिए यहाँ पे मैं एक ट्रिक लाया हूँ। क्या ट्रिक है कि नाई हूटर बजते ही, नाई जो है वो हूटर का, हूटर एक लाउड स्पीकर होता है ना, बजते ही जोश में आलू लाया। तो कोई नाई बंधु जो थे ऐसा नहीं किया है कि नाई जो था वो हूटर बजा और वो जोश में जाके आलू ले आया। ये सिर्फ एक ट्रिक है जिसको आपको याद रखना है कि नाई जो है हूटर बजते ही क्या लाया, जोश में आलू लाया। तो यहाँ पर समझिए ना से क्या होगा, ना से याद रखना है चना। चना में ना आता है ना, चना में ना आ रहा है, तो ना से क्या याद रखना है, चना। हु से क्या याद रख, और ई से भी, ई से छूट गया ना, ई से याद रखना है राई। राई देखो यहाँ पे भी लिखा हुआ है ना, राई। तो ना से क्या हो गया, चना, और ई से क्या याद रखना है, राई। और हु से क्या याद रखना है, गेहूं। गेहूं में हु आता है ना, तो हु से क्या याद रखना है, गेहूं। और फिर बच गया यहाँ पे क्या, टर। टर से याद रहेगा ना, टर से क्या याद रहेगा, मटर, है ना। अब बजते ही छोड़ दो, जोश। जो से याद रखना है बच्चों, जौ। देखो यहाँ पे जौ लिखा हुआ है ना, जौ उदाहरण में। तो जो से क्या याद रखना है, जौ। और स से याद रखना है सरसों। आलू तो आलू है, पका के ठंडा में खूब आप लोग बोरसी में खाते होंगे, है ना। तो आलू भी कब मिलता है, ठंडा का दिन में, इसलिए याद रखना है कि आलू भी कब मिलता है, तो रबी फसल है। तो आई होप आपको ये ट्रिक जो है वो बहुत पसंद आया होगा। तो खरीफ फसल और रबी फसल के नाम को याद रखने में आपको कोई समस्या नहीं होगी। ठीक है, अब है जायद फसल। जायद मतलब जिसको मार्च अप्रैल में हम लोग लगाएंगे और जून जुलाई तक आते आते वो पूरी तरह से तैयार हो जाता है। तो उन फसलों को हम लोग क्या कहेंगे, जायद फसल। वही है, वह फसल जो मार्च अप्रैल में लगाई जाती है और जून जुलाई में तैयार हो जाती है, उसे क्या कहेंगे, जायद फसल कहेंगे। इसको दूसरा नाम क्या है, ग्रीष्मकालीन फसल भी इसको कहते हैं। जैसे हम लोग बात करें तरबूज, तरबूज कब मिलता है, तो याद करो जब बहुत गर्मी लगती है, प्यास से हम लोग तड़पते हैं, तो ठंडा ठंडा तरबूज खाने को मिलता है ना। तो ये मार्च अप्रैल के बाद ही ना मिलता है। तो तरबूज हो गया, खीरा हो गया, खरबूज हो गया, और कुछ सब्जियां हैं जैसे ककड़ी वगैरह भी, या कुछ और सब्जी जैसे झिंगी वगैरह हो गया, है ना, नेनुआ वगैरह हो गया। तो ये सब जो है वो कब मिलता है, ये जायद फसल के अंतर्गत ही आएंगे, है ना। अगले क्लास में बच्चों हम लोग इन सभी फसलों के बारे में एक एक करके विस्तार पूर्वक पढ़ेंगे। तो बच्चों मुझे विश्वास है कि आपको क्लास बहुत पसंद लगा। तो यार कम से कम यदि वीडियो देखते हो तो एक आध दिन मेरे नाम का स्टेटस भी लगाया करो। कुछ बच्चियां जो है, कुछ बच्चे जो है वो लगा रहे हैं, मैं उनको दिल से धन्यवाद देता हूँ।
लेकिन आप भी तो, आपके लिए भी मैं मेहनत कर रहा हूँ। यदि चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कम से कम सब्सक्राइब कीजिए, अपने 2-4-5 साथियों से करवाइए, घर के जितने मोबाइल हैं उन सबों से भी आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आपके लिए मैं बेहतरीन काम कर रहा हूँ और मैं ऐसे ही काम करता रहूँगा ताकि आप निरंतर रूप से अच्छी शिक्षा प्राप्त कर सकें। इसी उम्मीद और विश्वास के साथ मिलते हैं फिर अगले क्लास में। तब तक के लिए गुड बाय।